तो क्या बोलोगे? समाज में सभी वर्गों में, समाज के सभी वर्गों में शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। बस इतना सा आसान था। अगर बेल्जियम में कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषा बोलने वाले लोग राजी रहेंगे। अब जब राष्ट्रभाषा बना दिया तो सिंहली में, मतलब जो सिंहली भाषा बोलने वाले थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे, इनको श्रीलंका में क्या करने लगा? संरक्षण दिया जाने लगा। आप सभी से कहेगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वितरण किसमें कहलाता है? तो क्षैतिज वितरण। अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया। प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग एक बार फिर से माइंड मैप सीरीज के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें होगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। मात्र 7 मिनट में बाबू आज की क्लास को हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत आराम से खत्म करेंगे और यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत खास है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। भाई तो सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? समाज में सभी वर्गों में, समाज के सभी वर्गों में शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। बस इतना सा आसान था कि समाज के सभी वर्गों में शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है ना। तो जैसे अगर मैंने कहने का मतलब है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं तो सभी में समान स्तर पर क्या कर दिया जाए? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ना। तो इसे क्या बोलेंगे? सत्ता की साझेदारी बोलेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी में 2 देशों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है बेल्जियम और है श्रीलंका। अगर मैं बेल्जियम की बात करता हूं, अगर मैं बेल्जियम की बात करूंगा तो बेल्जियम की राजधानी क्या है भैया? है ब्रसल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसल्स है। और ये बेल्जियम जो है यूरोप का एक देश है, जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है और ये हरियाणा से थोड़ा सा क्या है? एक बड़ा सा देश है। अब यहां पर बेल्जियम में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे। एक था फ्रेंच भाषा और एक था डच भाषा। एक था कौन सी भाषा? डच भाषा, जिनकी बोलने वालों की संख्या थी 61% और ये रहते थे फ्लेमिश इलाके में। कौन से इलाके में? फ्लेमिश इलाके में, है ना। और थे दूसरी आबादी थी फ्रेंच भाषा, जो कि 40% बोलते थे और ये रहते थे बोलेनिया इलाके में रहते थे। और 1% जो बचता है वो थे कौन सी भाषा बोलने वाले? जर्मन भाषा बोलने वाले। तो आप सभी से पूछेगा कि पूरे देश में जो है बेल्जियम में किसकी भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी? तो आप बोलोगे डच भाषी संख्या में ज्यादा थे। लेकिन बाबू ये सभी ज्यादा भले ही थे, लेकिन ये लोग कैसे थे? गरीब थे। और पूरे देश में संख्या किसकी कम थी? फ्रेंच भाषियों की। लेकिन ये क्या थे? अमीर थे, उच्च वर्ग से थे। ये तो बात हो गई हमारी कहां पर? ये बात हो गई बेल्जियम में। इसके सेम विपरीत में था हमारा कहां पर? बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स। जो ब्रसल्स में 80% आबादी किसकी थी? तो भैया थी ये किसकी? फ्रेंच की। 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलने वालों की थी और 20% भाषा थी डचों की। तो कहने का मतलब है कि पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में संख्या किसकी ज्यादा थी? डचों की। लेकिन ब्रसल्स में संख्या किसकी ज्यादा थी? तो आपका जवाब आएगा फ्रेंच भाषा बोलने वालों की। ये बातें क्लियर हो गई आप सभी की, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे ये बात करेंगे। तो यहां पर भैया टकराव को दूर कैसे किया गया? तो टकराव का मुख्य कारण था भाषा, और टकराव को दूर किया गया कैसे बेल्जियम में? तो बेल्जियम ने कहा कि ऐसा है, टकराव को दूर करने का पहला उपाय किया कि सभी को सदन में समान प्रतिनिधित्व दे दिया गया। यानी कि जो डच भाषा के लोग हैं, जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं, इनमें मंत्रियों की संख्या को समान कर दिया। 50 मंत्री अगर डच के रहेंगे तो 50 किसके रहेंगे? फ्रेंच के रहेंगे। और कहा कि कोई भी कानून तभी बनेगा, अगर बेल्जियम में कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषा बोलने वाले लोग राजी रहेंगे। अगर एक भी भाषा बोलने वाला लोग राजी नहीं हुए तो वो कानून नहीं पारित होगा। तीसरी बात किया गया कि संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। ये संघीय व्यवस्था क्या होती है? जहां पर केंद्र के लिए एक सरकार होती है, राज्यों के लिए अलग से सरकार होती है, तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। और यहां पर ब्रसल्स में एक अलग से सरकार बनाई गई थी, यानी कि प्रांतों में एक अलग से सरकार का गठन किया गया। इस तरीके से बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में इस तरीके से लोग सत्ता की साझेदारी को अपनाकर क्या किया गया? लोगों के टकराव को दूर किया गया, है ना। तो आपसे पूछता है कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा रूप किस देश में देखने को मिलता है? तो बेल्जियम में देखने को मिलता है ना। अब आप सभी से बात करेगा दूसरी, अगर मैं बात करूंगा श्रीलंका की, तो श्रीलंका में टकराव का मुख्य आधार क्या था? तो आप लोग बोलोगे श्रीलंका में टकराव का मुख्य आधार था धर्म और भाषा, दोनों था, है ना। तो यहां पर देखो भाई, अलग अलग धर्म के लोग भी थे और अलग अलग भाषा के लोग भी थे। अब इन दोनों की बात करता हूं तो देखो, श्रीलंका में जो है बात करें 61% लोग जो है किस भाषा को बोलते थे? सिंहली भाषा को बोलते थे। और ये सिंहली भाषा ये किस धर्म के लोग बोलते थे? तो बौद्ध धर्म के लोग, है ना। 61% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? सिंहली भाषा बोलते थे।
मतलब देश में, पूरे देश में बाबू अगर मैं बात करूंगा किस धर्म के लोग ज्यादा थे, तो आप बोलोगे सिंहली भाषा को। 18% लोग वे थे जो कि तमिल भाषा के बोलते थे। तमिल भाषा को बोलने वाले लोग कौन से थे, तो तमिल बोलने में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। और बाबू 59 और इसके बाद में जो छोड़े हुए लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, अंग्रेजी यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले थे। अगर मैं बात करूं यहां पर जो अधिकांश सिंहली थे वो बौद्ध धर्म के लोग थे, और अधिकांश जो तमिल भाषा बोलते थे वो किस धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे। तो भाई देखो यहां पर तो टकराव होगा नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन टकराव का मुख्य कारण क्या था, 1956 जैसे ही आता है तो 1956 में सिंहली को बाबू श्रीलंका ने क्या कर दिया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया। अब जब राष्ट्रभाषा बना दिया तो सिंहली में, मतलब जो सिंहली भाषा बोलने वाले थे यानी कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे, इनको श्रीलंका में क्या करने लगा, संरक्षण दिया जाने लगा। कहा गया कि सरकारी नौकरियों में भैया अब सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जिसको सिंहली भाषा आती होगी। अब जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो सिंहली भाषा में ही होगी। अब अन्य धर्म के लोगों को क्या होगा, अन्य धर्म के लोग बहुत ज्यादा परेशानित हो गए, बहुत पीड़ित हो गए। तो जितने भी अल्पसंख्यक थे उनके साथ भेदभाव होने लगा और सत्ता का असमान वितरण हो गया। तो अब भेदभाव को खत्म करने के लिए जितने भी तमिल भाषा वाले लोग थे उन्होंने अपनी पार्टियां बनाना चालू कर दिया और देश में संघर्ष और तगड़ा छिड़ गया और मुश्किल होने लगी। और श्रीलंका में यही अपनाया गया, सत्ता की साझेदारी अपनाकर इस टकराव को बाबू दूर किया गया। श्रीलंका आपसे पूछता है किसके आकार का है, तो नारियल के आकार का होता है बाबू श्रीलंका। भारत के दक्षिणतम छोर पर है श्रीलंका। और श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो 1948 में बाबू श्रीलंका आजाद भी हो गया था। इस तरीके से आप लोगों ने श्रीलंका और किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में देखा। अगर मैं बात करूंगा आप सभी से, यहां पर पूछता है कि भारत में सत्ता की साझेदारी, भारत में, तो भारत में भैया सत्ता की साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण और एक होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या क्या आता है, सत्ता के क्षैतिज वितरण में क्या क्या आता है, तो क्षैतिज वितरण में आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप सभी से कहेगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वितरण किसमें कहलाता है, तो क्षैतिज वितरण। तो विधायिका किसे कहते हैं, देश में कानून बनाने वाली संस्था को बोलते हैं विधायिका, और देश में कानून का निर्माण करती है संसद। अगर मैं बात करूं कार्यपालिका की, कानून लागू करने वाली संस्था को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, और कार्यपालिका का प्रमुख भारत में होता है प्रधानमंत्री। न्यायपालिका मतलब न्याय दिलाने वाली संस्था को न्यायपालिका बोलते हैं, और देश में प्रमुख न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और राज्यों के लिए हाई कोर्ट होता है। अगर मैं बात करूंगा भैया, ये तो हो गई क्षैतिज वितरण की। अगर मैं बात करूंगा, है ना, ये बात हो गई क्षैतिज वितरण की। अगर मैं ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करूं, ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन सा आता है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती राज। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र, राज्य और पंचायती राज में कर दिया जाए तो इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। देश की मुख्य सरकार को केंद्र सरकार बोलते हैं, प्रांत को सरकार को राज्य सरकार बोलते हैं, और स्थानीय स्वशासन की सरकार को क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोला जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में जब आप सभी से कहेगा, देखो आप सभी से कहेगा क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, जब शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाए तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर नगरीय स्वशासन की बात करेगा तो 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। इतनी बातें आप सभी को, ये चीजें सत्ता के बंटवारे में मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर मैं बात करूंगा लोकतंत्र की बाबू, तो लोकतंत्र वह होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र जहां पर सत्ता के, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वहीं पर लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है, जहां पर जनता सीधे कानून का निर्माण करती है वोट डालकर, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर है, हमारे भारत में है। तो इतनी बातें हमने क्लियर किया सत्ता की साझेदारी को बाबू 7 से 8 मिनट में देखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सभी के 500 कमेंट होते हैं तो मैं अगली वीडियो आप सभी के सामने जल्द लाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।